नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। बिछड़ रहे हैं सभी बारी बारी। ये बात समाजवादी पार्टी पर लागू होती दिखाई दे रही है। आज जैसे ही एमएलसी उम्मीदवारों का नामांकन हुआ, मानो एसपी गठबंधन में बगावत के सुर उठने लगे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। अरविंद राजभर ने कहा है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, तो वहीं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं पार्टी से राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह ने भी राज्यसभा का दोबारा टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर की है। यानी एसपी का गठबंधन। सहयोगियों की नाराजगी के बीच में चाचा शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव को झटका दिया है। शिवपाल यादव ने अकेले ही निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी पीएसपीएल निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मगर नतीजों के बाद लगातार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरी बढ़ती गई। लिहाजा शिवपाल यादव का निकाय चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा फैसला लेते हुए एसपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एसपी को मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मैं अलग हो रहा हूं। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश चाटुकारों से घिरे हुए हैं। अखिलेश को जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। दबाव बनाने वाले को राज्यसभा और एमएलसी भेजा गया है, मेरी सिर्फ उपेक्षा की गई है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, चर्चा है सपा से आप नाराज हैं, क्या कारण है सपा गठबंधन से नाराज होंगे? हम नाराज नहीं हैं, हम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है। चुनाव के दौरान भी मेरे साथ उपेक्षा होती रही। आप लोगों ने देखा जिस तरह जयंत जी को जिस तरह रैलियां कराई गई, उनसे रथ यात्रा कराई गई, अखिलेश जी अपने साथ लेके घूमते रहे। जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी या और लोगों को जो तवज्जो दी गई, वो चुनाव में मुझे नहीं दी गई। मैं जहां जहां मेरा महान दल का संगठन मजबूत था, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रैली कराई गई और जिसका खामियाजा हुआ कि उन सीटों पर वोट नहीं मिला और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आ रही। तो उस समय लेकिन मैं इसलिए चुप था कि मैं किसी भी प्रकार समाजवादी पार्टी की हार का कारण नहीं बनना चाहता था। समाजवादी पार्टी की सरकार चाहता था क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था। तो उस समय मैं इसलिए तमाम लोगों ने नाराजगी दिखाई। कृष्णा पटेल जी नाराज हुए, उन्हें एक सीट दी जा रही थी, 6 दी गई। जयंत जी नाराज हुए, उन्हें सीट दी गई। ओम प्रकाश राजभर जी को ज्यादा सीट दी, मुझे केवल 2 सीट, वो भी मेरे मन की नहीं थी। लेकिन मैं इसलिए चुप था कि मैं किसी भी कारण से समाजवादी पार्टी का हार का कारण नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरा नारा था महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। मैंने अखिलेश यादव जी से चुनाव के गठबंधन से पहले मैंने कहा था मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी सरकार बने। मैं सरदर्द नहीं बनूंगा, आपका मददगार बनूंगा, लेकिन चुनाव जब सरकार बनेगी तो मैं आपसे मांगूंगा और कस के मांगूंगा। तो उन्होंने क्या मांगे? हम क्या सरकार बनेगी तो बताऊंगा, अभी क्यों बताऊं। लेकिन सरकार नहीं बनी तो ठीक, आप मंत्री पद नहीं दे सकते। लेकिन जब आप कुछ देने लायक हैं तो जिनको आपने सीट ज्यादा दी, जिनका 10 जिले में संगठन है, उन्हें आप राज्यसभा भेज देंगे और हमें आप कुछ नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा। इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को दोबारा राज्यसभा का टिकट न दिए जाने को लेकर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। दोबारा उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से नाराज उनके कई समर्थकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। लेकिन इस बीच कुंवर रेवती रमण सिंह ने कहा है कि अभी भी वो समाजवादी पार्टी में है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से कार्यकर्ताओं की भावनाएं जरूर आहत हुई हैं, इसलिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या हम तो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं। ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनकी भावना का भी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। और अभी हम समाजवादी पार्टी में हैं और हमारा कोई इरादा भी
पार्टी बदलने का नहीं। क्या लगता है कि इस पर पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे या कुछ? अब समय आने पर पार्टी नेतृत्व जब बात करेगी तो हम बात जरूर करेंगे। कोई मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे? भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ेगी तो जरूर। विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, दानिश आजाद अंसारी, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी के नाम शामिल हैं। इसमें 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। एसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, शाहनवाज खान और जासमीर अंसारी को टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज़ को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे साथ शहनवाज खान साहब हैं जो कि एमएलसी पद के लिए नामांकन करके आ रहे हैं। शहनवाज साहब, क्या शुक्रिया इसका अदा करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय अखिलेश जी, अब्दुल्ला आजम खान, अल्लाह ताला और मेरे वालिद मोहतरम, सभी का शुक्रिया साहब। सदन में किन की आवाज को बुलंद करना मकसद रहेगा? मेरी मजलूम दबे कुचले लोगों की, जो आज के वक्त में जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज उठाने की कोशिश। मिलता है शहनवाज खान साहब थे जो कि एमएलसी पद के लिए नामांकन इन्होंने किया है और फिलहाल ये विधानसभा से निकल रहे हैं और साफ तौर से इन्होंने मोहम्मद आजम खान का, अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा भूपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसपी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बड़ी खबर, स्टार प्रचारक में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त। बीएसपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट यहां पर जारी हुई है। बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सतीश चंद्र मिश्रा स्टार प्रचारक नहीं है। स्टार प्रचारक में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, ये खबर इतनी आसानी से पचाने वाली नहीं दिखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त सतीश चंद्र मिश्रा लीड रोल में थे बीएसपी की तरफ से और लगातार प्रचार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से ज्यादा बड़ी खबर ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा इस सूची में नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा मतलब बहुजन समाज पार्टी में दूसरे कद के नेता। सतीश चंद्र मिश्रा मतलब बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता। ये सतीश चंद्र मिश्रा का इन स्टार प्रचारकों की सूची में न होना अपने आप में बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि विधानसभा चुनावों में मिली हार की गाज सतीश चंद्र मिश्रा पर भी गिर रही है। क्या मायावती एक संकेत देना चाह रही हैं कि अब पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा का भी वो कद नहीं रह जाएगा? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनावों में करारी हार मिली है। अनुपम, मैं आपको बताऊं कि विधानसभा चुनावों के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने विधायकों की, अपने नेताओं की, पूर्व विधायकों और नेताओं की जब मीटिंग ली थी, तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के कई लोगों ने गुटबाजी और मनमानी का आरोप लगाया था। कई हारे हुए प्रत्याशियों ने उन पर बहुत सारी चीजों का जो भंडा
जो था वो फोड़ा था। इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या मायावती सतीश चंद्र मिश्रा पर भी उसी तरह नाराजगी जाहिर करेंगी, लेकिन विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी सतीश चंद्र मिश्रा के कद में कोई कमी नहीं हुई। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार बहुजन समाज पार्टी की सभी बड़ी मीटिंग्स में, सभी बड़े कार्यक्रमों में नजर आए। मायावती के सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्रा बताए जाते रहे, लेकिन जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ अप्रैल में, उसके बाद अब आजमगढ़ चुनाव पड़ा है, यानी कि इस बीच में कोई भी पॉलिटिकली बड़ी हैपनिंग नहीं हुई। आजमगढ़ के उपचुनाव को ही बहुजन समाज पार्टी केवल लड़ रही है और वहां से जो कैंडिडेट है, बिल्कुल शहबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात के विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 2-3 साल में जफर हयात के एसोसिएशन के 2 अकाउंट से 47 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई 2019 को 3.54 करोड़ रुपए जफर के एसोसिएशन के अकाउंट में आए, जिसमें से सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए निकले। बाऊपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट है। बताया जा रहा है कि अभी भी इस खाते में 1.27 करोड़ रुपए हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी को 2 अन्य खातों की भी जानकारी मिली है, जिसमें 3 सालों में 47 करोड़ का लेन देन की आशंका है। कानपुर हिंसा मामले से 2 एसपी विधायकों के नाम भी जुड़ रहे हैं, जिनका फोटो हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के साथ सामने आया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ जफर हयात की फोटो सामने आई है। इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ था, जिसमें हिंदुओं के विरोध की बात कही गई थी और एसपी के दोनों विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ग्रुप एडमिन के ग्रुप के एडमिन बताए जा रहे हैं। टीम निजाम कुरैशी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार का पोस्ट किया गया था। वहीं कानपुर की हिंसा के बाद एसपी के 2 विधायकों के पोस्टर लगे हैं। समाजवादी पार्टी के आर्यनगर और सीसामऊ विधायक के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर पर लिखा है कि विधायकों को उद्घाटन शादी समारोह के लिए संपर्क करें। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। कानपुर में हुए उपद्रव के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के पोस्टर्स कुछ सामने आए, कुछ सोशल मीडिया पे सामने आया, कुछ भड़काऊ पोस्ट में ग्रुप एडमिन, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको जानने के लिए न्यूज़ 18 इस वक्त है। विधायक जी, पहले तो ये बताइए कि कहाँ रहे आप 5 दिन? कहाँ मुझे होना चाहिए था? मैं वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था। आपकी क्या राय है, मुझे कहाँ होना चाहिए था? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, कहाँ होना चाहिए था मुझे? अरे मेरी सोशल मीडिया आप देखिए, आपको दिखेगा। हम रोज अपने जिस प्रकार सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार से अपने कार्यालय में बैठते हैं, उसी प्रकार सारे काम कर रहे हैं, सिवा 2 दिन के, जब हमको 6 तारीख को राष्ट्रपति के विशेष सदन में लखनऊ जाना था और कल मुझे विधान परिषद के प्रत्याशियों के नामांकन में साइन करना था। मैं यही था। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी गायब हो गए, ढूंढे से नहीं मिला, पोस्टर लोग लगा रहे हैं कि उद्घाटन करा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है यदि विधायक जी मौके पर आए होते तो दंगा भड़क सकता था, और विधायक जी मौके पर नहीं आए, दंगा नहीं भड़का, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं सवाल पूछता चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मौके पर गए थे वो क्या करने गए थे? निजाम खान कौन है? उसने भड़काया है, सारा उस पर आरोप लग रहा है। निजाम खान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। अब अगर मैं तो उसको बहुत ज्यादा नहीं जानता, समाजवादी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता है, हो सकता वो भी एक हो, पर जो भी समाजवादी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है जो समाज को बांटने का काम कर रहा हो, चाहे वो कोई हो। भारतीय जनता पार्टी जरूर खड़ी नुपुर शर्मा के साथ। आज तक भी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत घटी है, उसके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं करी। एक ग्रुप में आप एडमिन है, उसमें लिखा कि व्यक्ति विशेष से सामान ना खरीदो, सम्मा परचू नहीं, ये कौन सी बात? उसमें ये कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसमें एडमिन कैसे बनता है ग्रुप का? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे आइडिया नहीं है ये एडमिन कैसे बनता है। वहीं विधायक इरफान सोलंकी ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि इस पूरे मामले से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। माहौल खराब ना हो इसलिए वो जनता के बीच में नहीं गए। हमारे साथ कोई भी फोटो आदमी खिंचा सकता है। फोटो खिंचाते समय, फोटो खिंचाने के बाद अगर कोई आदमी किसी भी अपराध से सिद्ध हो जाए तो उससे जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जी, जफर हाशमी वो आदमी है जिसने
22 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया था। हमारा घनघोर विरोधी है। उसके बाद चुनाव खत्म होने बाद देखिए, चुनाव खत्म होने बाद हम लोग हर चीज भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार हम नहीं, हम लोग निर्दोष के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा निर्दोष के साथ खड़ी होकर निर्दोष को बचाने का काम करती है। अगर कोई अपराधी अपराध सिद्ध होगा उसके बाद वो मुजरिम बनेगा। कानपुर हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। इरफान सोलंकी ने दावा किया है कि पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से कानपुर को हिंसा की आग में जलाया गया। इसी मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के तीनों विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की और तमाम मसले रखे। एसपी विधायकों ने कमिश्नर के जरिए सीएम के नाम एक ज्ञापन भेजा और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि माहौल बिगड़ा क्यों? पुलिस की फेलियर का, पुलिस की फेलियर है, ये पुलिस की फेलियर है। पुलिस की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है, जिनकी वजह से आज हमारा कानपुर आग पे है। मैं कानपुर का विधायक, मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा शहर है, मैं इसको जलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सबसे पहले पुलिस को मुझे गिरफ्तार करना होगा। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। अभी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। आग अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। शिकायतें आ रही हैं, कई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर छोड़े भी जा रहे हैं, कहीं पुलिस की कुछ कमियां सामने आ रही हैं। तो ये सारी बातें लेकर के आए, लेकिन जो मुख्य बात है वो मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी माने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में पूरी घटना की विवेचना कराने की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं है? इसे कैसे बच सकते हो भाई? इतनी बड़ी घटना जिसमें घोषित कार्यक्रम हो तो वहां पर 4 सिपाही और 2 दरोगा मुझे छोड़ दोगे क्या? तो ये फेल्योर तो है ही, बट फेल्योर है कि साजिश। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कानपुर हिंसा पैगंबर मोहम्मद के उसूलों के खिलाफ कुछ गुट उनके नाम पर हिंसा फैलाने का काम करते हैं। यह प्रतिहिंसा, यह एंटी खुदा, एंटी इस्लाम और एंटी मोहम्मद साहब और एंटी मानवता रवैया है। उनकी इच्छाएं तो ये थी कि विश्व शांति से चले। आज उनके नाम पर कुछ गुट और कुछ लोग केवल हिंसा 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 फैलाने का काम करते हैं। लखनऊ के नए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने चार्ज ले लिया है। पद संभालते ही सूर्यपाल गंगवार ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। सूर्यपाल गंगवार ने साफ किया है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और जरूरतमंदों को उसका फायदा मिले, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। नए डीएम ने पारदर्शी तरीके से काम करने की वकालत भी की। राजधानी है, बेशक काम बड़ा होगा, फिर भी एजेंडे क्या रहेंगे आपके? सरकार की प्राथमिकताएं ही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और लखनऊ में जिस प्रकार के प्रशासन की अपेक्षा है उसको देने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी हैं, उनको सबको कोऑर्डिनेशन के साथ में हल किया जाएगा। पिछले 3 साल में सर कोविड एक मुद्दा रहा, इन्वेस्टमेंट मीट रहा, मुख्यमंत्री जी ही, विधानसभा ही, तो क्या कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कमिश्नरेट भी यहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेशन का एक रोड मैप क्या है दिमाग में? सभी विभागों का सम्यक कोऑर्डिनेशन हर स्तर पर देखने को मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। लखीमपुर खीरी में वाटर पार्क में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि वाटर पार्क के सिल्ट में फंसने की वजह से बच्चे की जान चली गई। बच्चा अपना परिजनों के साथ वाटर पार्क गया था। मामला पलिया कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। तो बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? सिल्ट में फंसने की वजह से यह हादसा हुआ। वाटर पार्क में हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। 12 साल के बच्चे की जान गई है। सिल्ट में फंसने से मौत की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी की यह खबर, जहां पर वाटर पार्क में लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान चली गई। नोएडा से खबर, जहां पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई है। डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। लंबे समय से डूब क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर आज प्राधिकरण का बुलडोजर चला है।
किस तरीके से डूब क्षेत्र पे ये फार्म हाउस अवैध तरीके से बनाया गया था, जिस पर आज एक्शन लिया गया। उन्नाव के मोरावा पुलिस ने गैंगस्टर अमरेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर की गाड़ी को जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। लालगंज रायबरेली इलाके के गैंगस्टर अमरेंद्र यादव पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अमरेंद्र के साथियों की भी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। गैंगस्टर के अभियुक्त अमरीश यादव जो टिबो मजरा थाना लालगंज के जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध जब इनकी आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति की जांच कराई गई तो एक बोलेरो कार जो इन्होंने 2020 में खरीदी थी, उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई और उसको 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क कराई गई है। इनके अन्य साथियों की भी संपत्ति की जांच कराई जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि बजट बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए का हो गया है। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार ने बाकी कई फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लेकर आई है। बीमा से लेकर सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-2023 में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। एमएसपी की इन दरों के लागू होने के बाद किसान बंधुओं को लागत पर 50 से 85% तक लाभ मिलेगा। इस कृषक कल्याणकारी निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपए इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम 1.5 गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खुले ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।